राजीव राय जो मूल निवासी इंडिया के हैं, लेकिन 17 साल पहले अपनी पत्नी राधिका, माँ यशोदा देवी और 3 वर्ष बेटी मिताली मीत के साथ अमेरिका में जाकर बस गए थे। उन्होंने वहीं अपना नया बिजनेस शुरू किया और एक जाने माने बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे। उनकी बेटी मिताली अब 20 साल की हो गई है। राजीव राय को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो और उनका परिवार बहुत परेशान है। 3 साल से हर संभव उपाय कर रहे हैं, पर कोई उपाय नहीं सफल होता है। राजीव राय की परेशानी का कारण उनकी बेटी है। जब मिताली 17 की हो चुकी थी, तब से पूरा परिवार चैन की नींद नहीं सो सका है। मिताली दिन भर तो ठीक रहती है, पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो सपनों की दुनिया में चली जाती है और उसके बाद वो क्या कर ले कोई नहीं जानता। कभी वो घर से बाहर चली जाती है और कहाँ तक जाना है ये उसे भी नहीं पता होता है। कभी वो छत से कूदकर बाहर जाने लगती है, कभी खुद की जान लेने की कोशिश करती है और कभी कभी सपने में मुझे मत छोड़ना की रट लगा देती है और किसी भी चीज़ को इतना कस करके पकड़ लेती है कि फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसे छुड़ा नहीं पाता। बड़े बड़े डॉक्टर उसको ठीक न कर सके, देव स्थलों पर ले गए पर कुछ ठीक नहीं हुआ और सुबह के 4 बजते ही वो ठीक हो जाती है और रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। इसलिए मिताली तो इन सब पर विश्वास ही नहीं करती कि उसको रात में कुछ हो जाता है। एक दिन राजीव राय अपने एक भारतीय दोस्त से बिजनेस के सिलसिले में मिलते हैं। वो अभी कुछ ही महीने हुए भारत से अमेरिका आकर रह रहे थे। जब राजीव राय को उनके दोस्त ने परेशान देखा तो उन्होंने परेशानी का कारण पूछा, तो राजीव राय ने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। तब उनके दोस्त ने कुछ सोचने के बाद राजीव राय से पूछा कि आपकी बेटी का जन्म कहाँ हुआ था। तब राजीव राय ने कहा कि मिताली का जन्म इंडिया में हुआ था और जन्म के 3 साल बाद हम यहाँ अमेरिका आ गए थे। तब उनके दोस्त ने कहा कि शायद आपकी बेटी का इलाज इंडिया में ही मिले। वहाँ बहुत से ऐसे पहुँचे हुए साधु महात्मा रहते हैं जो देखकर ही बता देंगे कि आपकी बेटी को क्या समस्या है। क्योंकि अमेरिका जैसे देश के डॉक्टर मिताली का इलाज नहीं कर सके, तो अब ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, ये किसी आत्मा का चक्कर हो सकता है। राजीव राय अपने दोस्त से कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, आज के ज़माने में भी आप इन सबको मानते हैं। तब उनका दोस्त कहता है, हाँ मैं मानता हूँ और आपको भी माननी चाहिए। एक बार कोशिश करके देखने में क्या जाता है, क्या पता मिताली ठीक ही हो जाए। तब राजीव राय को अपने दोस्त की बात कुछ समझ में आई। उन्होंने सोचा कि कोशिश करके देखने में क्या जाता है। राजीव राय ने अपने दोस्त से कहा, शायद तुम ठीक कर रहे हो, कोशिश करके देखने में क्या जाता है, आखिर मिताली मेरी इकलौती बेटी है। और फिर राजीव राय अपने दोस्त को धन्यवाद बोलते हैं और फिर अपने घर आते हैं। शाम के 6 बज रहे होते हैं। राजीव राय अपनी पत्नी राधिका से पूछते हैं कि मिताली कहाँ है। तो राधिका कहती है कि वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गई है, अभी बाहर से नहीं आई है, आती ही होगी। क्या हुआ, कोई काम था क्या? राजीव राय, हाँ हम कल इंडिया जा रहे हैं। राधिका चौंकते हुए, क्या, ये अचानक आपको क्या हो गया? हम सब क्यों इंडिया जाएंगे? अगर आपको बिजनेस के काम से जाना है तो आप अकेले ही चले जाइए, हम सब क्या करेंगे जाकर। वहीं पास में बैठी यशोदा देवी अपने बेटे की बात सुनती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, तूने मेरे मन की बात छीन ली, बहुत अच्छा सोचा तूने बेटा, हम अपने देश जाएंगे। कितने साल हुए अपने देश को छोड़े हुए, कुछ अपनों से बिछड़े। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जब मैंने वहाँ की बिताई हुई अपनी ज़िंदगी को याद ना किया हो। इतनी ज़्यादा दूरी है कि कभी कहने की हिम्मत ना हुई कि बेटा चल अपने देश चल के होके आते हैं। अब आज जब तू खुद कह रहा है तो कोई जाए ना जाए, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। राधिका, पर हमें आप बताइए तो कि यूँ अचानक इंडिया जाने की बात क्यों कह रहे हैं? आप मिताली की हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, फिर भी आप इंडिया जाने की बात कर रहे हैं। राजीव राय, इसीलिए तो हम इंडिया जा रहे हैं। राधिका, क्या, मिताली के लिए? राजीव राय, हाँ मिताली के लिए। फिर राजीव राय अपनी पत्नी राधिका को वो सारी बात बताते हैं जो उसके दोस्त ने कही थी उनसे। राजीव की बातें सुनकर राधिका कहती है, आप अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं, फिर ऐसा सोचा भी कैसे कि वो इंडिया जाएगी भी? राजीव राय, मिताली को आने दो, मैं उसे समझाऊंगा। राधिका, कोशिश करके देख लीजिए, देखते हैं। यशोदा देवी, मैं कहूँगी तो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, आखिर मेरी
हम अच्छे दोस्त जो ठहरे। राधिका, हाँ मम्मी जी, आप भी कोशिश कर ही लीजिए। अब सभी को मिताली के आने का इंतज़ार होता है। लगभग 1 घंटे बाद मिताली आती है। अंदर आते ही मिताली अपनी दादी से कहती है, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। मिताली की दादी मिताली से कहती हैं, देख मिताली, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है मुझसे अंग्रेजी में बात ना किया कर। मुझे सिर्फ अपने भारत की बोली पसंद है। अपने मम्मी पापा से अंग्रेजी में बात किया कर। मिताली अपनी दादी से चिढ़ती हुई, मैंने भी आपसे कितनी बार कहा है मुझे मिताली मत बोला करिए। मेरा नाम मीत है, मीत। यशोदा देवी, हाँ हाँ जानती हूँ तेरा नाम मीत है। जरा सा भूल कर मिताली क्या बोल दिया कि मानो बेइज्जती हो गई इस लड़की की। मिताली, हाँ मेरे सारे दोस्तों के सामने इस नाम से बुलाने से मेरी बेइज्जती ही हो जाती है। यशोदा देवी, अच्छा मेरी माँ, भूल हो गई। अब जाकर अपने मम्मी पापा से मिल ले, जाकर तुझे कुछ काम है उनसे। मिताली, मम्मी पापा नहीं, मॉम डैड बोलिए। यशोदा देवी परेशान होकर, अब तू जाएगी यहाँ से कि सारा समय मेरी कमियाँ ही निकालती रहेगी। मिताली अपनी दादी के नज़दीक जाती है और धीरे से कहती है, क्या कोई ज़रूरी बात है क्या, जो मॉम डैड दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यशोदा देवी, जा खुद ही जाकर देखना क्या बात है। जब मिताली की दादी नहीं बताती कि उसके मॉम डैड किस लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो खुद ही मालूम करने उनके पास जाती है। कमरे में पहुंचकर मिताली अपने मॉम डैड से कहती है, क्या बात है डैड, आपको मुझसे कोई बात करनी है। वो बाहर दादी बोल रही थी। राजीव राय, हाँ बेटा, बात तो करनी है, पहले ये बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा। मिताली, बहुत ही अच्छा डैड, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने खूब इंजॉय किया आज, और हम कल फिर जाएंगे। अभी हमें बहुत सी जगहों पर घूमना है। राजीव राय, मीत, हम कल इंडिया जा रहे हैं। मिताली, व्हाट। राजीव राय, हाँ मीत, हम कल इंडिया जा रहे हैं। मिताली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और इंडिया तो कभी नहीं। मुझे ना इंडिया पसंद है और ना इंडिया के लोग। आई हेट इंडियंस। राजीव राय मिताली को डांटते हुए कहते हैं, शट अप मीत, मत भूलो हम सब एक इंडियन हैं। किसी भी देश में जाकर रहने से हमारा ज़मीन नहीं बदल जाता। हमारी मेन पहचान यही है कि हम भारत के वासी हैं, और इंडिया जाने का एक कारण है जिसको मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर अब तुम्हारी इस बदतमीजी को देखकर मैं सिर्फ अब तुम्हें फैसला सुनाता हूँ कि हम सब कल इंडिया जा रहे हैं। जो भी तैयारी करनी है कर सकती हो। मिताली अपनी डैड से डांट खाकर रोती हुई अपनी दादी के पास जाती है और उनके गले से लग के रोती है। यशोदा देवी मिताली से पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही है मेरी राजकुमारी। मिताली रोते हुए सारी बात अपनी दादी को बताती है तो यशोदा देवी कहती है, तूने बात ही ऐसी कही है अपने डैड से, या यूँ कहो कि उन्होंने तुझे मारा नहीं, वरना तेरी जगह और कोई होता तो शायद मार भी पड़ती उसे। भारत हमारी जन्मभूमि है और हम अपनी जन्मभूमि की हम पूजा करते हैं, और तूने भारत माता की बुराई की। गलत है ये बेटा, आज के बाद कभी ऐसा सोचना भी मत, और जो तुम्हारे डैड कहते हैं वैसा ही करो। मिताली, पर हम जा क्यों रहे हैं। यशोदा देवी मिताली को सारी बात बताती हैं कि उसी के इलाज के लिए हम सब इंडिया जा रहे हैं। पर मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर ना जाने क्यों आप सब बेवजह परेशान हैं, मुझे समझ नहीं आता। और ना चाहते हुए भी मिताली को इंडिया जाने की तैयारी करनी पड़ती है। रात को मिताली के सोने के बाद रोज़ की तरह उसे बांध दिया जाता है। आज ही की रात भी मिताली को सपने आते हैं, और उन सपनों में वो वही सारी बातें करती है जो रोज़ रात को करती थी। रात किसी भी तरह रोज़ की तरह गुजरती है, और सुबह के 4 बजने के बाद मिताली बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगली सुबह सब इंडिया के लिए निकलते हैं। मिताली ना चाहते हुए भी सबके साथ इंडिया आती है। कुछ घंटों में सब इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो मुंबई के एक होटल में रुकते हैं। यशोदा देवी अपने बेटे राजीव से कहती हैं, बेटा हम यहाँ क्यों रुके हैं, हम अपने शहर लखनऊ में भी तो किसी होटल में रुक सकते थे। राजीव राय, हाँ माँ, हम लखनऊ जाकर रुक सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं रुक रहे हैं क्योंकि मेरे जिस दोस्त ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी थी उसने मुंबई के पास ही एक जगह बताई है जहाँ जाकर हमें मिताली को दिखाना है। अभी आज हम आराम करेंगे और कल हम मिताली को लेकर वहाँ जाएंगे। इधर मिताली खुद में ही रूठी हुई होटल के एक कमरे में बैठी हुई होती है और मन ही मन बुदबुदाती है, कहाँ फंस गई आकर मैं, अच्छी खासी ठीक हूँ। मॉम डैड को ना जाने कौन सी बीमारी दिख रही है मेरे अंदर, और अगर कोई बीमारी होती भी तो उसका इलाज इंडिया में। इतनी अच्छी कंट्री छोड़कर यहाँ कौन सा इलाज है।
मैं तो कुछ ही मिनट में ही बोर हो गई हूँ ना जाने कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। आज की रात भी किसी तरह गुजरती है और सुबह होते ही राजीव राय अपने दोस्त द्वारा दिए गए पते पर जाने की तैयारी में होता है। राधिका जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राजीव राय है एक जगह जहाँ एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। सुना है वो मिताली जैसी परेशानी झेल रहे लोगों को ठीक कर देते हैं। वहाँ का एड्रेस है मेरे पास। इसी एड्रेस को दिखाकर हम कोई कार बुक कर लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। राधिका मैं मिताली और माँ जी को कहती हूँ कि वो तैयार हो जाएं और फिर राधिका उन दोनों को बुलाने जाती है। फिर सभी होटल के बाहर आते हैं। राजीव राय कई कार वाले लोगों को जो कार चलाते हैं उनको एड्रेस दिखाते हैं और उस एड्रेस पर चलने के लिए कहते हैं, पर कोई कार वाला उस एड्रेस पर जाने को तैयार नहीं होता है। सब यही कहकर मना कर देते हैं कि हम मुंबई के बाहर कार नहीं ले जाते हैं। ये जो एड्रेस है ये मुंबई से बाहर 40 किलोमीटर आगे का है। काफ़ी समय बीत जाता है। किसी ऐसे कार चलाने वाले को ढूंढते हैं जो उन्हें उन बाबा के पास पहुंचा सके। सब बहुत परेशान हो जाते हैं और मिताली का हाल तो पूछो ही मत। अपने डैड की वजह से कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, पर चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि अगर उसका बस चले तो तुरंत अमेरिका चली जाए। बहुत कोशिश करने के बाद राजीव राय को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनकी मदद करता है। वो व्यक्ति राजीव राय को देवा का नाम बताता है और कहता है कि वो आपको वहाँ ले जा सकता है। राजीव राय कहते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, तो वो व्यक्ति कहता है कि वो आपको शिव मंदिर के सामने चाय की दुकान पर मिलेगा। अगर उसके पास पहले से कोई बुकिंग नहीं हुई हो तो आप जाकर पता कर लीजिए। राजीव राय उस व्यक्ति से कहते हैं कि ये शिव मंदिर कहाँ है। वो व्यक्ति कहता है कि वैसे तो पास ही में है, 10 मिनट पैदल चलकर पहुंच जाएंगे, लेकिन लगता है कि आप लोग बाहर से आए हैं तो आप किसी भी कार वाले से कह देंगे कि शिव मंदिर पहुंचा दे तो वो आपको पहुंचा देगा। राजीव राय उस व्यक्ति को मदद करने के लिए धन्यवाद कहते हैं और एक कार वाले से कहते हैं कि वो उन्हें शिव मंदिर ले चले। वो कार वाला राजीव को शिव मंदिर ले जाकर छोड़ देता है। राजीव राय पहले तो अपने परिवार सहित शिव मंदिर में शिव के दर्शन करते हैं और फिर मंदिर के सामने चाय की दुकान पर जाते हैं और वहाँ चाय वाले से पूछते हैं कि देवा जो कार चलाता है यहाँ आया है क्या? वो चाय वाला कहता है हाँ यही तो है देवा भैया, वो देखो। राजीव राय जब चाय वाले से देवा के बारे में पूछते हैं तो चाय वाला कहता है हाँ यही तो है देवा भैया, वो देखो। राजीव राय देवा के पास जाते हैं। देवा अपने दोस्तों के साथ एक बेंच पर बैठा चाय पी रहा था। राजीव राय क्या तुम ही देवा हो? देवा पीछे मुड़ता है। एक लंबा चौड़ा गठे हुए शरीर वाला 23-24 साल का लड़का सामने होता है। देवा साहब, देवा शंकर, देवा नाम है मेरा। जी कहिए क्या काम है? राजीव राय देवा को वो एड्रेस दिखाते हैं और कहते हैं यहाँ जाना है हमें, क्या हमें यहाँ पहुँचा दोगे? देवा एड्रेस देखता है और कहता है 2000 रुपये यहाँ जाने के लिए लेंगे। राजीव राय कहते हैं तुम बस पहुँचा दो, पैसों की चिंता मत करो, जितना बोलोगे मैं दे दूँगा। देवा जी क्या सिर्फ आप ही को जाना है? राजीव राय नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली है, वो भी जाएंगे। देवा कहाँ है वो सब? राजीव राय वो वहाँ मंदिर की सीढ़ियों के पास। देवा कहता है आप उनके पास चलिए, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। राजीव राय चाय की दुकान से अपने परिवार के पास जाते हैं और फिर देवा अपनी कार लेकर उन सब के पास पहुँचता है। जैसे ही देवा अपनी कार से नीचे उतरता है कि बहुत तेज़ तूफान की तरह हवा का झोंका आता है और बिना बादल और बारिश के आसमान में बिजली चमक उठती है। हवा का झोंका इतना तेज़ होता है कि सभी अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पाते हैं और इधर उधर डगमगाने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद वो तूफान जैसा हवा का झोंका शांत हो जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। यशोदा देवी कहती हैं ये कैसा चमत्कार हुआ, अचानक ही तूफान आया और कुछ ही पलों में चला भी गया। मैंने अपने इतने दिन की ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी देवा भी कहता है सच कहा आपने, हमने भी आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, ये तो अजूबा ही हो गया। तभी मिताली गुस्से में बोलती है मॉम, आप सबको ये पता था कि एक कार अरेंज करने में यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है तो हम सबको होटल में ही रहना चाहिए था। डैड पहले कार अरेंज कर लेते, उसके बाद ही हम होटल के बाहर आते। अब देखो क्या हाल हो गया है। मुझे पता था यहाँ आकर यही सब होने वाला है, इसलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहती थी। राजीव राय मिताली को डांटने ही जा रहे होते हैं कि राधिका इशारों से उन्हें मना कर देती है। यशोदा देवी मीत
अब तो जो समस्या थी वो तो हल हो गई, अब क्यों अपना खून जला रही है? चल बैठते हैं कार में। मिताली कार में बैठती है। देवा मिताली की ये हरकतें देख रहा होता है। राजीव राय साथ में लाए सामान को कार की डिग्गी में रखते हैं और अपनी माँ और पत्नी से पीछे मिताली के साथ बैठने के लिए कहते हैं और फिर खुद देवा के साथ आगे बैठते हैं। देवा कार चलाने से पहले पास में रखी बोतल से पानी पीता है और फिर सामने लगे शीशे में देखकर अपने बाल ठीक करता है। मिताली पहले से ही बाहर खड़े खड़े बहुत परेशान हो चुकी थी और ऊपर से अब देवा को देर करता देख वो और भी आग हुई जा रही थी। मिताली, ए मिस्टर, तुम्हारा ये बिना वजह का काम ख़त्म हो गया हो तो अब चलोगी भी? देवा को मिताली का ये बर्ताव ठीक ना लगा और वो मिताली से कहता है, क्या मैडम, आपको चलना हो तो चलो, वरना कोई और कार का बंदोबस्त कर लो, मैं तो अपने ही तरीके से चलूँगा। मिताली, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, अपनी हद में रहो। एक तो देर कर रहे हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। राजीव राय सोचते हैं बड़ी मुश्किल से तो एक कार मिली है और ये भी मीत की वजह से हाथ से निकल जाएगी। राजीव राय, मीत, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों इतना बोल रही हो? चल ही तो रहे हैं, तुमसे 2 मिनट का वेट नहीं होता। मिताली, पर डैड। राजीव राय, मीत, अब और एक शब्द नहीं, चुप होकर बैठो। अब मिताली का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो मन में सोचती है कि एक कार ड्राइवर के लिए डैड ने मुझे डांटा। मिताली पीछे से देवा की तरफ आंखें दिखाते हुए मुंह बनाती है। ये सब राधिका देख रही होती है। वो प्यार से मिताली का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहती हैं। इधर राजीव राय देवा से कहते हैं, देवा, तुम मीत की बातों का बुरा मत मानो, वो थक जाने के कारण ऐसी चिढ़ रही है, तुम कार चलाओ। देवा, जी। देवा कार चलाता है और लगभग 1-1.5 घंटे में बाबा के वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि बाबा के कई चेले इधर उधर किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। उनको देखकर देवा राजीव राय से पूछता है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप तो कहीं बाहर से आए हुए लग रहे हैं, फिर यहाँ इन साधु बाबा लोगों से आपका क्या काम है? राजीव राय, देवा, ये सब मैं मौका मिला तो बातें बताऊंगा। पहले इन लोगों से पूछते हैं कि इस एड्रेस के साथ जो बाबा त्रिलोकीनाथ का नाम लिखा है वो बाबा कहाँ है? राजीव राय बाबा त्रिलोकीनाथ जी को ढूंढते हैं। वे उनके आश्रम में उनके चेलों से उनके बारे में पूछते हैं तो उनका एक चेला उन्हें बताता है कि वे इस वक्त प्रभु के ध्यान में लीन हैं। आपको कुछ देर उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। राजीव राय, जी ठीक है, हम उनके ध्यान से उठने का इंतज़ार करेंगे। और फिर वे सब एक स्थान पर बैठ जाते हैं। मिताली का क्या हाल था ये तो बस वही जानती थी। अंदर ही अंदर यहाँ का माहौल और इधर से उधर भटकना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद देवा राजीव राय से कहता है, अच्छा तो साहब, अब हम चलते हैं। राजीव राय, तुम हमें यूँ छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? हम फिर कैसे आएंगे? देवा, साहब, मैंने आपको छोड़ने के लिए 2000 रुपये लिए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ तक छोड़ भी दिया। अब मेरा काम ख़त्म, अब मैं चलता हूँ। राजीव राय, हाँ तो तुम इधर से ले चलने के लिए भी 2000 ले लेना। देवा, वो क्या है साहब, अब आपको पता नहीं यहाँ कितना वक्त लगेगा, तो उसके लिए मैं अपना घाटा क्यों करूँ? राजीव राय, अच्छा ठीक है, जितना वक्त लगे उसके हिसाब से तुम खुद ही अपना पैसा बता देना। तुम्हारा जितना पैसा बनेगा मैं तुम्हें दे दूँगा, पर तुम हमारे साथ ही रहना। देवा, तो ठीक है, मुझे रुकने में अब कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। अब आप चाहें यहाँ रात भर रुकिए, मैं आपके साथ ही रहूँगा। मिताली तो पहले से ही देवा से चिढ़ी हुई थी। उसकी ये बातें सुनकर वो और भी उससे चिढ़ जाती है और बुदबुदाते हुए बोलती है, लालची कहीं का, पैसे के लिए देखो कैसे पल भर में रुकने के लिए तैयार हो गया। मिताली की कही हुई बात देवा सुन लेता है। वो मिताली से कहता है, ओ मैम साहब, क्या लालची बोल रही हो? मेहनत का पैसा ले रहे हैं, कोई फ्री में नहीं ले रहे हैं। अब आप जैसे अमीर के बेटे तो हैं नहीं, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? पैसों का हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा ना। मिताली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ाओ। राजीव राय उठते हैं और मिताली का हाथ पकड़ते हुए और कुछ दूर ले जाकर मिताली को डांटते हुए कहते हैं, क्या है मिताली, मैं तुमसे कहा था कि चुप रहो, फिर क्यों तुम बार बार उससे झगड़ा करती हो? हम यहाँ अपने काम से आए हैं और काम ख़त्म होने के बाद अमेरिका वापस चले जाएंगे, फिर तुम उस कार ड्राइवर देवा से क्यों झगड़ती रहती हो? अब तुम आगे से बिल्कुल शांत रहोगी। बोलो, अब झगड़ा नहीं करोगी देवा से? मिताली अपने डैड से कहती है कि वो देवा से नहीं झगड़ेगी। वो अपने डैड से कह तो देती है कि वो नहीं झगड़ेगी, पर देवा के लिए अंदर ही अंदर दांत पीसती है और मन में कहती है, अगर मौका मिला तो इसका बदला तो लेकर ही रहूँगी। इसकी वजह से डैड बार बार मुझे डांट रहे हैं।
कुछ देर बाद बाबा का एक चेला राजीव राय के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि बाबा ध्यान से उठ चुके हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। राजीव राय अपने परिवार के साथ बाबा के पास जाते हैं और देवा बाहर ही रहता है। राजीव राय बाबा त्रिलोकीनाथ से मिलते हैं और उनके प्रणाम करते हैं। उनके परिवार के सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। जब मिताली उन्हें प्रणाम करती है तो बाबा राजीव राय से कहते हैं, इसी के लिए आप परेशान हैं? राजीव राय चौंक जाते हैं। बाकी सब भी चौंक जाते हैं कि बाबा को कैसे मालूम कि हम मिताली के लिए परेशान हैं। राजीव राय बाबा से कहते हैं, बाबा आपको कैसे पता कि हम मिताली की वजह से परेशान हैं? राजीव राय बाबा की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, बाबा आपको कैसे पता कि हम मिताली के लिए परेशान हैं? हमने तो आपको अभी अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया भी नहीं। बाबा त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान भी यही मिलेगा। ये तो जो पहले से ही तय हो चुका है वो तो होकर ही रहेगा। विधि के विधान को तो ना कोई बदल सका है और ना कोई बदल सकेगा। राजीव राय बाबा से कहते हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कृपया करके विस्तार से बताइए। बाबा कहते हैं, बेटा जो मुझे इस कन्या को देखकर आभास हुआ वो मैंने तुम्हें बताया है। राजीव राय, बाबा मेरी बेटी के साथ पिछले 3 साल से बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। फिर राजीव राय बाबा को मिताली के साथ रात में हो रही सारी आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 17 साल तक ये बिल्कुल ठीक थी, पर 17 साल के बाद से अब तक यानी 3 साल से हम बहुत परेशान हैं। इसीलिए मेरे एक दोस्त के बताने पर हम अमेरिका से आपके पास आए हैं। कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। बाबा राजीव राय से कहते हैं, इसके लिए मुझे आपकी बेटी को सामने बैठाकर ध्यान लगाना होगा। आप अपनी बेटी को सामने बैठाइए। राजीव राय मिताली से बाबा के सामने बैठने के लिए कहते हैं। मिताली पहले से ही इन सब पर विश्वास नहीं करती थी और जब बाबा ने सामने बैठने के लिए कहा तो वो अपनी मॉम से कहती है, अब ये सब क्या है मॉम? आप सबके कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गई और अब ये सब मुझसे नहीं होगा। तभी यशोदा देवी बोलती हैं, बेटा मिताली बड़ों की बात का कहना मानते हैं, ऐसे बड़ों की बात ना मानना अनादर होता है। चलो जाओ और बैठो जाकर। मिताली मुंह बनाती है, उखड़े हुए मन से बाबा के सामने बैठती है। बाबा मिताली को देखकर कहते हैं, शांत बेटा शांत, इतना क्रोध ठीक नहीं होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने घर वालों की बात का विश्वास नहीं करती हो, पर ये तुम्हारे माता पिता हैं, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे। कुछ तो सच्चाई होगी ना, तभी तो ये इतनी दूर आए हैं। इनके लिए ही कुछ समय धैर्य और शांति से बैठ जाओ। मिताली बाबा की बात पर ना चाहते हुए भी नॉर्मल होने का दिखावा करती है और बैठी रहती है। बाबा मिताली के सर पर हाथ रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और लगभग 10 मिनट बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। राजीव राय बाबा से कहते हैं, बाबा क्या हुआ है? मेरी बेटी को ये ठीक तो हो जाएगी ना? बाबा राजीव राय से कहते हैं, इसे कोई बीमारी नहीं है, यह आत्मा का प्रभाव है। राजीव राय और उनकी माँ और पत्नी चौंक जाते हैं और तीनों एक साथ बोलते हैं, आत्मा का प्रभाव? राधिका बाबा त्रिलोकीनाथ से कहती हैं, बाबा कैसी आत्मा? किसकी आत्मा? और मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही है? मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? बाबा राधिका से कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर वह आत्मा इसे अपनी दुश्मन मानती है और ये इस जन्म की दुश्मनी नहीं है, ये पिछले जन्म की दुश्मनी है। राजीव राय आश्चर्य से बोलते हैं, पिछले जन्म की दुश्मनी? बाबा कहते हैं, हाँ पिछले जन्म की दुश्मनी। वो पिछले जन्म से इन दोनों का इंतजार कर रही है और जब तक वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर लेती तब तक मिताली को वो आत्मा यूं ही परेशान करेगी। ये इस आत्मा का प्रभाव ही है कि तुम्हारी बेटी रात में 12 बजे के बाद खुद से उठकर कहीं भी चली जाती है। और ये कोई 2 व्यक्तियों की कहानी नहीं थी, ये 3 व्यक्तियों की कहानी थी जो मैं तुम सबको सुनाता हूँ। कहानी पिछले जन्म की। बाबा कहते हैं, आज से 25 साल पहले की बात है। विजयनगर नाम एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में विक्रम सिंह नाम के एक जमींदार थे। वो एक बहुत बड़ी हवेली में रहते थे जो कि उनके दादाजी ने बनवाई थी। गांव के सभी लोग उन्हें अन्नदाता के नाम से भी बुलाते थे क्योंकि वे गरीबों की बहुत मदद किया करते थे। कहने को तो वे हवेली में रहते थे, नौकर चाकरों से हवेली भरी हुई थी और उनके पास बहुत धन संपत्ति भी थी, पर उनका परिवार बहुत ही छोटा था। परिवार के नाम से उनकी पत्नी और एक 15 साल की बेटी के सिवा कोई ना था। जमींदार विक्रम सिंह बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि एक संतान के बाद उनकी पत्नी को दूसरी कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत इलाज कराया, वैद्य हकीमों को दिखाया, मंदिर मंदिर दुआएं मांगी,
तब जाके शादी के 15 साल बाद दोबारा उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जमींदार विक्रम सिंह की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने गरीबों को दान दिया, पूजा पाठ कराया और इसी तरह खुशी खुशी 9 महीने पूरे हुए और बच्चे के जन्म का समय आ गया। पर बच्चे के जन्म के समय विक्रम सिंह की पत्नी और बच्चा दोनों ही ना बच सके। विक्रम सिंह पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। 9 महीने से जिस खुशी को संजोए बैठा था, वो खुशी मिलने से पहले ही हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी और उसके साथ साथ उसकी जीवन संगिनी भी हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी। 15 साल की उनकी बेटी के सर से माँ का साया सदा के लिए हट चुका था। विक्रम सिंह बहुत उदास रहने लगे थे। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता था। कुछ दिनों तक वे अपनी हवेली से बाहर नहीं निकले। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ बड़े से बड़ा घाव भी भर जाता है। ठीक उसी तरह जमींदार विक्रम सिंह भी कुछ दिन बीतने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे के दुख से बाहर आ चुके थे और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए थे। पर उनकी 15 साल की बेटी सोनाक्षी, जिसे सब प्यार से सोना कहते थे, वो अपनी माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। ना वो अपना दर्द किसी से कह सकती थी और ना ही उसका दर्द सुनने वाला कोई था। वो अकेली हवेली में नौकर चाकर के बीच रहती। सब कुछ होते हुए भी वो अकेली थी। अपना दर्द किससे बांटे, अंदर ही अंदर घुट रही थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सोना 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक विक्रम सिंह दूसरी शादी करके नई पत्नी के साथ हवेली में आते हैं। सब देख चौंक जाते हैं क्योंकि विक्रम सिंह ने पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं दी थी कि वे शादी कर रहे हैं और अचानक शादी करके हवेली में नई पत्नी को लेकर आना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबके लिए आश्चर्य की बात थी। जब सोना ये सब देखती है तो उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो दूर एक खंबे से चिपकी हुई अपने बाबूजी को देख रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बाबूजी से कुछ भी कहे या पूछ सके। विक्रम सिंह अपनी नई पत्नी के साथ हवेली के अंदर आते हैं। सोना अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी से हो रहे इन बड़े बड़े बदलाव को कैसे अपनाए, इस बारे में सोच रही थी। इस सदमे से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि उसके बाबूजी ने दूसरा इतना बड़ा झटका उसे दे दिया था। विक्रम सिंह की नई पत्नी बहुत ही सुंदर थी, पर विक्रम सिंह से 10 साल छोटी थी। विक्रम सिंह सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश थे और अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में बैठे थे। विक्रम सिंह अपने नौकर दीनदयाल, जो 50 साल के हैं, उनसे कहते हैं कि वो सोना को जाकर बुला कर लाएं। नौकर दीनदयाल सोना को बुलाने जाते हैं। सोना अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाए बैठी रो रही थी। वो नौकर दीनदयाल सोना से कहते हैं, छोटी मालकिन, आपको मालिक ने अपने कमरे में बुलाया है। दीनदयाल सोना की मन की स्थिति को समझ रहे होते हैं कि जिसकी माँ को गए अभी साल ही बीता था कि उसके पिता उसकी सौतेली माँ ले आए, तो उस पर क्या बीत रही होगी। सोना कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। सोना अपने बाबूजी के पास उनके कमरे में जाती है और एक किनारे पर खड़ी हो जाती है, जैसे कि अब ये उसका घर ही ना रहा हो। विक्रम सिंह सोना से कहते हैं, सोना, ये तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा अचानक शादी करके तुम्हें चकित कर देते हैं। नमस्ते करो इनसे। सोना, जी नमस्ते। विक्रम सिंह की नई पत्नी का नाम विनीता होता है। विनीता सोना के पास जाती है और बड़े प्यार से उसकी दोनों हाथ पकड़कर कहती है, सोना, अब तुम खुद को कभी अकेले मत समझना। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोना को भी उसकी वो प्यार भरी बातें अच्छी लगी। फिर विक्रम सिंह ने सोना से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन अब बताता हूँ। मैं ये शादी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए की है। तुम्हारी शादी के बाद इस हवेली में रहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब बताओ, तुम्हारी नई माँ तुम्हें पसंद है ना? सोना हाँ में अपना सिर हिलाती है। विक्रम सिंह सोना से जाने के लिए कहते हैं। सोना वहाँ से चली जाती है। सोना को अपनी नई माँ से मिलकर कुछ अच्छा लगा। उससे मिलने के बाद उसका मन कुछ हल्का सा हो गया था। सोना सोचने लगी, शायद बाबूजी ने सही किया। इस हवेली को एक वारिस तो चाहिए। नई माँ भी ठीक भी है। और फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन विनीता एक मालकिन की तरह पूरी हवेली को देखने निकली। हवेली के सारे नौकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे और वो सारे नौकरों को एक एक करके काम पर लगाती गई और किसी न किसी काम में कमी निकाल कर रौब भी जमा रही थी। पहला दिन था तो ज़्यादा सख्ती नहीं की विनीता ने, और जब विक्रम सिंह शाम को घर आते तो उन पर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटाती।
इसी तरह एक महीना निकल गया। जब विक्रम सिंह सुबह हवेली से बाहर चले जाते तो सारे नौकरों को अपने आगे पीछे नचाती। अब तो हाल ये हो गया था कि सोना पर भी रौब जमाने लगी थी। उसे किसी न किसी बात को लेकर डांटती रहती थी और विक्रम सिंह को अपने बस में इस तरह से कर लिया था कि सोना से मिलने का विनीता को समय ही नहीं देती थी। सोना की हालत तो उसने एक नौकर से भी बदतर कर दी थी। कम से कम नौकर को बोलने चालने और बाहर निकलने पर तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन सोना का तो उसने निकलना, किसी से बोलना, बातें करना सब बंद करवा दिया था। और ऊपर से उपदेश देती कि लड़कियों को शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है, इसीलिए उन्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। और जैसे ही विक्रम सिंह हवेली आते वैसे ही एक सीधी सादी माँ और मालकिन बन जाती। सोना का हाल तो ये हो गया था कि अब वो हर वक्त कमरे में ही रहती थी, गुमसुम, उदास। चेहरे की खुशी तो जैसे कोसों दूर थी। सोना अपनी माँ के आने के बाद तो और भी अकेली हो गई थी। पहले अपने बाबूजी के साथ थोड़ा वक्त तो गुजार लेती थी, पर अब तो उसकी नई माँ ने उन्हें भी मिलने का वक्त नहीं देती थी। जैसे ही विक्रम सिंह घर आते वो अपने प्रेम का जाल बिछा देती, जिसमें फंसकर कमरे से बाहर तभी आते जब उन्हें सुबह अपने काम से बाहर जाना होता। और विनीता विक्रम सिंह के सामने सोना की सबसे अच्छी माँ होने का दिखावा करती। विक्रम सिंह भी विनीता पर अंधा विश्वास करने लगे थे। दीनदयाल इस घर में सालों से काम कर रहे थे। सोना की माँ दीनदयाल को कभी नौकर नहीं समझती थी, बल्कि घर के एक सदस्य की तरह समझती थी। लेकिन जब से विनीता आई थी तब से वो दीनदयाल को हर वक्त नौकर होने का एहसास दिलाया करती थी। एक दीनदयाल ही थे जो सोना की मन की स्थिति को समझते थे, उसके साथ विनीता द्वारा किए जा रहे बर्ताव को समझते थे और सोना को मौका मिलने पर धीरज भी बंधाते थे। एक दिन गांव में किसी लड़की की शादी थी और बारात विक्रम सिंह की हवेली के बाहर के रास्ते से निकल रही थी। बाजे गाजे की आवाज़ सुनकर सोना कमरे से बाहर आती है और हवेली के मुख्य दरवाजे को अपने नौकरों से खुलवाती है और बाहर जाकर बारातियों का गाना बजाना देखने लगती है। पर जैसे ही विनीता को पता चलता है कि सोनाक्षी बाहर निकलकर बारातियों को देखने गई है, वो खुद बाहर जाकर सोना का हाथ पकड़कर अंदर लाती है और बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है, लड़की हो, अपनी हद में रहो, ऐसे बाहर निकलना तुमको शोभा नहीं देता। ऐसे ही बाहर निकलती रही तो एक दिन तुम हमारे काबू में नहीं आओगी। आज के बाद बिना इजाज़त के कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इसके बाद विनीता वहाँ से चली जाती है। सोना विनीता की खरी खोटी सुनकर कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद कर खूब रोती है। दीनदयाल जब देखते हैं कि विनीता सोना के कमरे से बाहर चली गई है तो वो मौका देखकर विनीता की नज़रों से छुपकर सोना के कमरे में जाते हैं और देखते हैं सोना बैठी हुई रो रही है। दीनदयाल सोना के पास जाते हैं और सोना से कहते हैं, मत रोइए छोटी मालकिन, आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगता। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन बड़े मालिक को सच्चाई का पता जरूर चलेगा। उस दिन ये नई मालकिन को बहुत पछताएगी और बड़े मालिक आपको ज़रूर मिलेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। दीनदयाल की बातें सुनकर सोना को बहुत तसल्ली मिलती है। वो दीनदयाल से कहती है, काका आप हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा। एक आप ही हैं जो हमारी मन की स्थिति समझते हैं। दीनदयाल सोचते हैं कि हमने छोटी मालकिन को बहाना करके धीरज तो बंधा दिया, पर उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि वो दिन आएगा भी या नहीं। 2 दिन बाद दीनदयाल की तबीयत खराब हो जाती है और वो हवेली में काम पर नहीं आते। विनीता दीनदयाल के घर संदेश भिजवाती है कि वो काम पर आए। अगर काम पर नहीं आओगे तो काम छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह कोई दूसरा नौकर रख लिया जाएगा। दीनदयाल की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो काम पर जा सकें। विनीता के भिजवाए गए संदेश से दीनदयाल बहुत परेशान हो जाते हैं और नौकरी ना छूटे इसलिए बीमारी की हालत में घर से निकल पड़ते हैं। उनकी पत्नी उन्हें काम पर जाने के लिए रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर मैं काम पर नहीं गया तो नई मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देगी। वो बहुत ही रूखे स्वभाव की है, किसी पर दया नहीं दिखाती। मैं नहीं गया तो वो मेरी जगह किसी और को रख लेगी और ऐसा हुआ तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तब उनकी पत्नी उनसे कहती है कि अगर नौकरी बचाने की बात है तो हमारा बेटा अर्जुन आपकी जगह तब तक काम करेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। दीनदयाल अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे वो क्या जाने हवेली के काम कैसे किए जाते हैं, उसके बस की बात नहीं है वहाँ काम करना। दीनदयाल की पत्नी फिर उनसे कहती है कि आप उसे सारी बात समझा देना कि वहाँ कैसे काम करें। दीनदयाल अपने से कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। अर्जुन को सारी बात समझा बुझाकर कुछ दिन काम करने के लिए भेज देता हूँ
और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो उसे वहाँ नहीं भेजूंगा। दीनदयाल अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बेटे को हवेली में काम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने बेटे अर्जुन को बुलाते हैं। दीनदयाल का बेटा अर्जुन 20 साल का होता है, देखने में भी अच्छा होता है, लेकिन अभी कामकाज का उसे कोई अनुभव नहीं होता है। अर्जुन अपने बाबूजी के बुलाने पर उनके पास आता है और उनसे कहता है, क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? दीनदयाल अर्जुन से हवेली जाकर वहाँ पर कुछ दिन काम करने के लिए कहते हैं। अर्जुन, जी बाबूजी, मैं हवेली का काम कैसे संभालूंगा? मुझे तो वहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये सब? दीनदयाल अर्जुन को सारे काम अच्छी तरह समझाते हैं कि किस वक्त क्या काम करना है और कैसे करना है। वो अर्जुन को एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाते हैं और कहते हैं कि वहाँ कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, बस नई मालकिन को कभी जवाब नहीं देना, और अगर किसी काम के लिए तुमसे नाराज़ हो जाए तो सर झुका के सुन लेना। अर्जुन अपने बाबूजी से कहता है, ठीक है बाबूजी, मैं आपकी बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखूँगा और किसी को कोई भी जवाब नहीं दूँगा, पर मैं ये सब ज़्यादा दिन नहीं कर सकूँगा। आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। अच्छा, कब से जाना है? दीनदयाल कहते हैं, जाना तो अभी था, क्योंकि मालकिन ने किसी के द्वारा संदेश भिजवाया था कि अभी आना है वरना नौकरी से निकाल देगी। बेटा अभी चले जा तू। अर्जुन जाने लगता है कि दीनदयाल पीछे से उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं, सुन बेटा अर्जुन, मेरी एक बात और ध्यान से सुन। अर्जुन, कौन सी बात बाबूजी? दीनदयाल अर्जुन से कहते हैं, बेटा हवेली में छोटी मालकिन सोनाक्षी हैं, प्यार से उन्हें सब सोना कहते हैं। तू उनका विशेष ध्यान रखना, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना। ना जाने मेरे वहाँ ना जाने की वजह से वो हवेली में कैसी होगी। मैं ही वहाँ उसको संभाले हुए था, उनका वहाँ कोई ख्याल नहीं रखता। जब से उसकी नई माँ हवेली में आई है, उस बेचारे के चेहरे पर हंसी तो गायब ही हो गई है। मालिक ने तो उन्हें नई मालकिन के सहारे छोड़ दिया है। वो समझते हैं कि उनकी नई पत्नी एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन असलियत में वो क्या है वो नहीं जानते, और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि उन्हें कोई उनकी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहे। बेटा तू बस किसी भी तरह छोटी मालकिन को उदास मत रहने देना और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहना। अर्जुन, पर बाबूजी, जब मैं उन्हें नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानती तो वो कैसे मेरी बात मानेंगी? दीनदयाल अर्जुन से कहते हैं, तुम उन्हें मेरा नाम बता देना कि तुम मेरे बेटे हो और मैंने तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। वो ज़रूर तुम्हें जानेगी और बात भी मानेगी। अर्जुन हवेली जाता है। वहाँ पहुँचकर वहाँ के एक अन्य नौकर से कहता है कि उसे मालिक विक्रम सिंह से मिलना है। वो नौकर अर्जुन से कहता है कि मालिक तो इस वक्त हवेली में नहीं है, रहते वो तो शाम के समय ही मिलेंगे। मालकिन है घर पर, तुम उनसे मिल लो। अर्जुन कहता है, हमें उन्हीं से मिला दो। वो नौकर अर्जुन को विनीता के पास लेकर जाता है और कहता है, मालकिन ये आपसे मिलने आए हैं। विनीता अर्जुन को देखती है तो सोचती है, ये कौन है? देखने में तो बहुत अच्छा है, इसे मुझसे क्या काम है? पहले तो इसे नहीं देखा यहाँ। वो खुद के बाल ठीक करते हुए अर्जुन से कहती हैं, क्या काम है? अर्जुन, जी मैं दीनदयाल जी का बेटा हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ उनके ना आने तक उनकी जगह पर काम करने आया हूँ। वो बीमारी के कारण अभी कुछ दिन तक काम पर नहीं आ सकेंगे। विनीता अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखती है और सोचती है, दिखने में तो अच्छा खासा दिख रहा है, ये दीनदयाल का बेटा है और ये नौकरों वाला काम करेगा, विश्वास नहीं होता। फिर वो सोचती है, चलो अच्छा है, एक सुंदर दिखने वाला लड़का हवेली में और मेरी नज़रों के सामने तो रहेगा। इन बूढ़े और उम्रदराज लोगों को देख देख कर थक गई हूँ मैं। विनीता अर्जुन से कहती है, ठीक है, तुम अगर अपने बाबा की जगह पर काम करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम कर सकते हो। फिर विनीता अपने दूसरे नौकर से कहती है कि वो उसे दीनदयाल के सारे काम समझा दे। वो नौकर विनीता से कहता है, जी मालकिन, मैं अभी समझा देता हूँ। फिर वो नौकर अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझा देता है। विनीता अपने एक नौकर से कहती है कि वो अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझा दे। वो नौकर अर्जुन को उसके बाबूजी के सारे काम समझाता है। उसके बाबूजी हवेली में कई सालों से काम कर रहे थे, इसीलिए विक्रम सिंह ने हवेली के सारी चीज़ों के प्रबंध का काम दीनदयाल के जिम्मे रखा था। हवेली के सारे नौकर दीनदयाल के कहने पर अपना अपना काम शुरू करते थे। हवेली में किसी चीज़ की भी कमी होती तो उसे पूरा करना दीनदयाल का काम था। वही सारे काम अब अर्जुन को करने थे। अर्जुन बहुत चिंतित हो जाता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। कहीं कोई कमी हो गई तो ये बड़ी मालकिन नौकरी से निकाल ना दे।
मेरी वजह से बाबूजी की नौकरी ना चली जाए। यही सब सोचते हुए अर्जुन उसी नौकर से पूछता है, काका एक बात पूछूं? वो नौकर कहता है, हाँ पूछो। अर्जुन, क्या ये बड़ी मालकिन बहुत सख्त है? गलती होने पर निकाल तो नहीं देगी? वो नौकर कहता है, हाँ बेटा, सख्त तो बहुत है। गुस्से में होती है तो नौकरों को इंसान ही नहीं समझती है। एक दो बार ही गलती होने पर खरी खोटी सुनाकर माफ़ करती है। उसके बाद अगर गलती होती है तो निकाल देती है। तुम भी बहुत सोच समझ कर काम करना। अगर कोई काम ठीक से ना समझ आए तो उन्हीं से पहले ही पूछ लेना, फिर करना। ठीक है काका, आप मेरा साथ देते रहना। वो क्या है कि मुझे तो अभी कोई काम करने की नहीं आते। वो नौकर कहता है, ठीक है बेटा, अब जाओ काम पे लग जाओ। अर्जुन काम पर लग जाता है। अर्जुन अपने सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। विनीता आज बार बार बाहर आ जा रही है और अर्जुन को देख कर जा रही थी। अर्जुन भी जब बार बार विनीता को बाहर आकर अपनी ओर तरफ देखती हुई देखता है तो वो बहुत डर जाता है और सोचता है, कहीं आज मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। यहाँ लगता है मालकिन को मेरे काम में कमियां नज़र आ रही है, इसीलिए वो बार बार बाहर आकर देख रही हैं। अर्जुन और अच्छी तरीके से अपना काम को करने की कोशिश करता है कि जिससे कोई कमी ना निकल आए। दोपहर में खाने का वक्त होता है। हवेली के सभी नौकर खाना खाते हैं। तभी खाने से अर्जुन को याद आता है कि बाबूजी ने कहा था छोटी मालकिन का ध्यान रखना के लिए और देखने के लिए कि वो ठीक से खाना खा रही है या नहीं, पर वो तो कहीं दिखी ही नहीं। कहाँ है, कैसे पता करूं? अर्जुन फिर उसी नौकर से कहता है, काका बाबूजी बता रहे थे यहाँ छोटी मालकिन सोनाक्षी है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही है। वो नौकर कहता है, धीरे बोलो वरना कहीं बड़ी मालकिन ने सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हम सब बिना काम के उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अर्जुन, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, मेरे बाबूजी भी तो उनका ध्यान रखते थे। वो नौकर कहता है, उनकी बात और है, वो यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तुम आज ही आए हो, पर मुझे काम तो उन्हीं के मिले हुए हैं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो कहाँ पर हैं, बाकी मैं देख लूँगा। वो नौकर सोना का कमरा बताते हुए कहता है, वहाँ पर है छोटी मालकिन का कमरा। अर्जुन वहाँ जाने के लिए बहाना सोचता है। फिर वो खाना बनाने वाली से पूछता है कि क्या छोटी मालकिन ने खाना खाया? खाना बनाने वाली कहती है कि नहीं, अभी नहीं, वो तो वैसे भी कभी समय पर खाना ही नहीं खाती है। जब भूख हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जाकर थोड़ा सा खाती हैं। अभी भी मैं खाना रख कर आई हूँ, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं खाया होगा। जब से उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तब से उनका खाना पीना तो सिर्फ जीने के लिए है। जब से नई मालकिन आई हैं तब से तो हर वक्त कमरे में ही रहती है। वो उनको बाहर ही नहीं निकलने देती। बहुत ज़रूरी होता है तभी बाहर निकलती है। हर वक्त अपनी माँ की तस्वीर अपने पास रख कर बैठी रहती है। अर्जुन कहता है, मैं जाकर देखूँ? वो नौकरानी कहती है, मालकिन के गुस्से को झेलने की ताकत हो तो जाकर देख सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मालकिन से कह दूँगी कि अर्जुन छोटी मालकिन को खाना देने गया था। इस बात पर अगर बच सके तो बच जाना, वरना तो अब तक तो मालकिन के बारे में समझ ही गए होगे। अर्जुन इधर उधर देखता है और जल्दी से छोटी मालकिन के कमरे में जाता है और वहाँ ठीक वही सब देखता है जो उस नौकरानी ने उसे बताया था। सोनाक्षी अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए हुए देख रही होती है। आंखें तो जैसे रो रो कर पत्थर सी हो गई थी। चेहरा मुरझाया हुआ था और खाना पास की मेज पर रखा हुआ था। अर्जुन दरवाज़ा खटखटाते हुए, राम राम छोटी मालकिन। सोना अर्जुन की आवाज़ सुनकर अचानक अपने अकेलेपन से बाहर आते हुए उसको देखती है और कहती है, तुम कौन हो और ऐसे हमारे कमरे में कैसे आए? तुम्हें आने किसने दिया? जाओ जाओ यहाँ से, वरना मेरे साथ तुमको भी सज़ा मिलेगी। जल्दी जाओ यहाँ से। अर्जुन कहता है, आप डरिए मत, मैं यहीं हवेली का हूँ। सोनाक्षी, झूठ क्यों बोलते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी हवेली में नहीं देखा। अरे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, तुम बस जाओ यहाँ से। अर्जुन जल्दी से अपने बाबूजी का नाम लेता है और कहता है, मैं दीनदयाल का बेटा हूँ। सोनाक्षी दीनदयाल का नाम सुनकर शांत हो जाती है और कहती है, क्या तुम दीनदयाल के बेटे हो? पर वो क्यों नहीं आए? अर्जुन, वो बहुत बीमार हैं, इसीलिए 2 दिन से नहीं आए हैं और आगे भी कुछ दिन तक नहीं आ सकेंगे, इसीलिए उनकी जगह पर कुछ दिन तक के लिए मैं काम करने आया हूँ। सोनाक्षी उदास होते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन उनसे कहना कि जल्दी ठीक होकर काम पर वापस आ जाए। अर्जुन, मैं कह दूंगा, और उन्होंने कहा है कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं आपका ध्यान रखूं, तो अब तो आप हमें अंदर आने दिया करेंगी। सोनाक्षी, ठीक है, अगर दीनदयाल काका ने कहा है तो आ सकते हो, मगर नई मालकिन से पूछ कर ही आना, वरना तुम्हें बिना वजह सज़ा मिल जाएगी। अब जाओ। अर्जुन,
मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबूजी ने कहा था कि मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखूँ, पर आपने तो अभी तक कुछ नहीं खाया। सोनाक्षी कहती है, तुम जाओ, मैं खा लूँगी। अर्जुन, मेरी माँ कहती है कि खाना हमेशा समय पर ही खाना चाहिए, यही अच्छे इंसानों के गुण होते हैं। आप अभी खाइए, तभी मैं जाऊँगा। सोनाक्षी, अच्छा ठीक है, मैं खाने जा रही हूँ, तुम जाओ। कुछ देर बाद किसी से कह के थाली ले जाने को कह देना। अब तो ठीक है? अर्जुन कहता है, हाँ छोटी मालकिन, अब ठीक है, आप खाना खा लीजिए, हम जाते हैं। अर्जुन बाहर चला जाता है। सोना को अर्जुन से मिलकर अच्छा लगा। आज बहुत दिनों के बाद सोना इतना बोली थी। वो खुद सोचने लगी कि आज मैं कितने दिनों के बाद इतना बोली हूँ। सोना के चेहरे पर आज खुशी थी। इधर अर्जुन को सोना के कमरे से बाहर निकलते विनीता देख लेती है। वो अर्जुन को अपने कमरे में बुलवाती है। अर्जुन सोचता है, लगता है आज हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी बड़ी मालकिन, कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। अर्जुन विनीता के कमरे में जाता है और कहता है, जी मालकिन, आपने हमें बुलाया? विनीता, हाँ, हमने बुलाया है तुम्हें। तुम सोना के कमरे में क्या करने गए थे? अर्जुन, जी वो हम आप ही को ढूंढ रहे थे। विनीता अर्जुन की बात पर अपनी साड़ी संभालते हुए कहती है, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अर्जुन, वो आपसे पूछने के लिए कि कब अब कौन सा काम करना है और कैसे करना है। विनीता, तुम्हें तो सुबह ही सब काम मेरे दूसरे नौकर मोहन ने बता दिया था, तो अब हमसे क्यों पूछना है? अर्जुन, जी बताया तो था, लेकिन साथ में ये भी बताया था कि अगर कोई गलती हो गई तो मालकिन बहुत नाराज़ हो जाएंगी, इसीलिए सोचा आपसे एक बार पूछ लूँ कि कौन सा काम कैसे करना है। विनीता अर्जुन के सामने खुद को एक बहुत अच्छी औरत साबित करना चाहती थी, इसीलिए वो अर्जुन से कहती है, अरे नहीं, वो तो मैं उन पर नाराज़ होती हूँ जो सालों से काम कर रहे हैं और फिर भी काम चोरी करते हैं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन, जी मालकिन, मैं क्या आपका नौकर नहीं? जैसे सारे नौकर आपसे डरते हैं, वैसे मैं भी तो आपका नौकर ही हूँ, तो मुझे भी डरना ही होगा आपसे। विनीता, हाँ नहीं, हाँ वो क्या है कि तुम अभी नए आए हो हवेली में, तो तुम्हें गलतियाँ माफ़ है, बस इसीलिए। असल बात ये थी कि विनीता के दिल को अर्जुन भा गया था। अर्जुन को पहली नज़र में देखकर ही विनीता का दिल उस पर आ गया था। जबकि अर्जुन विनीता से उम्र में काफ़ी छोटा होता है। पहले दिन से ही उसे हर वक्त अपने आसपास देखना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को अभी विनीता के दिल की बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसे इस बात का आश्चर्य जरूर होता है कि विनीता मालकिन उस पर इतना मेहरबान क्यों है। वो सोचता है, कुछ भी हो, हमें क्या, हमें तो अपना काम निकालने से मतलब है। ये क्यों इतनी अच्छी बन रही है, ये तो यही जाने, लेकिन मैं आज इनके क्रोध से तो बच गया। अर्जुन कहता है, अच्छा मालकिन, मैं जा रहा हूँ। विनीता, जाओ। अर्जुन वहाँ से बाहर आ जाता है। वो बहुत खुश होता है। वहाँ के बाकी नौकर अर्जुन को खुश देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ, हम तो समझे थे कि तुम उदास चेहरा लेकर बाहर आओगे, पर तुम तो मुस्कुराते हुए आ रहे हो। अर्जुन कहता है, जब गया था तो मैं भी यही सोचकर गया था कि आज पहले दिन ही अच्छी तरह से डांट खा जाऊंगा या बाहर निकाल दिया जाऊंगा, पर अंदर जाकर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मालकिन ने मुझसे बहुत अच्छी तरह की बात की। अर्जुन की बात सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह अगले दिन अर्जुन आता है और विनीता का सारा ध्यान अर्जुन पर होता है। विक्रम सिंह के जाने के बाद विनीता किसी न किसी बहाने अर्जुन से अपने पास बुलाती है और खुद बहुत अच्छे तरह तैयार होकर अर्जुन के सामने आती है। उसे अपनी अदाओं से मोहित करने की कोशिश करती है। पहले दिन तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आज अर्जुन को सब समझ आ रहा था कि उसकी नई मालकिन उस पर डोरे डालने का प्रयास कर रही हैं और ये सारी मेहरबानियाँ इसीलिए हो रही हैं। अर्जुन सोचता है, अच्छा है, कम से कम इनके गुस्से तो बच सकूँगा। मैं तो मालकिन देखते ही समझ गया था कि ये अच्छे विचारों वाली नहीं है, पर मुझ पर अपना चक्कर चलाने की कोशिश करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। शायद ऐसे ही अपनी अदाओं को दिखाकर मालिक विक्रम सिंह को भी अपने जाल में फंसाकर पैसों के लिए शादी की होगी। बहुत ही चालाक और मतलबी औरत है। चलो, इनकी मेहरबानी का फ़ायदा उठाकर छोटी मालकिन को देखूं जाकर खाना खाया है कि नहीं। अर्जुन सोनाक्षी के कमरे में जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। सोनाक्षी अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। अर्जुन कहता है, राम राम छोटी मालकिन।
सोनाक्षी अर्जुन को देखती है और कहती है, राम राम। वो क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं भूल गई। अर्जुन कहता है, मेरा नाम अर्जुन है छोटी मालकिन। सोना, हाँ अर्जुन। राम राम अर्जुन। सोनाक्षी अर्जुन के राम राम करने पर जवाब में राम राम करती है, पर उसका नाम भूल जाती है। वो उसका फिर से नाम पूछती है। अर्जुन अपना नाम सोनाक्षी को बताता है। सोनाक्षी फिर से बोलती है, राम राम अर्जुन। अर्जुन सोना से कहता है, छोटी मालकिन आपने खाना खाया? सोना कहती है, नहीं। अर्जुन, छोटी मालकिन आपने फिर खाना नहीं खाया? मैंने आपसे कहा था ना कि बाबूजी ने मुझे आपके खाने पीने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है, और मैंने कल ही आपसे कहा था कि आप खाना खा लिया कीजिए, मेरी माँ कहती है। तभी सोना बीच में बोलती है, खाना समय पर खाना चाहिए। अर्जुन, हाँ यही तो है। सोना, पर अभी खाने का समय नहीं हुआ, अभी तो सुबह है, तुम ही भूल गए। अर्जुन, अरे हाँ छोटी मालकिन, ये तो हम ही भूल गए, अभी तो सुबह है। लेकिन छोटी मालकिन आप ऐसे ही खुश रहा कीजिए, एक दुख के लिए सारी ज़िंदगी गम में मत काटिए। सोना कहती है, पर मेरी ये खुशी इसी कमरे तक ही है। अगर बाहर मुझे नई माँ ने इतना खुश देख लिया तो उनको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा, इसीलिए मुझे खुश रहने के लिए मत कहो। अगर आदत बन गई तो खुद को खुश रहने से नहीं रोक सकूंगी, तो इसलिए उदासी में ही जीने दो। बाबूजी भी अपने काम और नई माँ में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। जो नई माँ उन्हें बताती है वो वही सच मानते हैं। अब तो जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। यूँ कैदियों की तरह ज़िंदगी बिताने से अच्छा है कि मर ही जाऊँ। अर्जुन, अब से आप खुश रहना शुरू कर दीजिए और बड़ी मालकिन की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। उनको कैसे संभालना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया है। बस आप खुश रहिए। और रहा बाहर निकलने का सवाल, तो बाहर भी निकलेंगी। आप बस मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा छोटी मालकिन, अब मैं जाता हूँ, वरना बड़ी मालकिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगी। वैसे भी वो मुझ पर ही अपना सारा ध्यान रखती हैं, वो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हैं। सोना, क्या कहा तुमने? अर्जुन, वो कुछ नहीं मालकिन, आप नहीं समझेंगी, वो मैं किसी और काम के बारे में खुद से बात कर रहा था। अर्जुन सोना के कमरे से बाहर आता है, लेकिन आज वो सतर्क होकर जाता है कि बड़ी मालकिन कहीं देख तो नहीं रही, और जल्दी से जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। और 2 ही मिनट होते ही कि बिनिता अर्जुन के पास आती है और उससे कहती है, कहाँ थे तुम? अर्जुन, कहीं नहीं मालकिन, बस यहीं था, शायद आप देख नहीं सकी होंगी। बिनिता, अच्छा ठीक है, तुम जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। अर्जुन, जी मालकिन, क्या काम है? बिनिता, तुम चलो तो मेरे साथ। अर्जुन बिनिता के साथ जाता है। बिनिता अपने कमरे में जाने लगती है तो अर्जुन वहीं कमरे के बाहर रुक जाता है और सोचता है कि मालिक भी नहीं है और ये काम भी नहीं बता रही है, कहीं इनके इरादे गलत तो नहीं। वो वहीं रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। बिनिता पीछे मुड़कर देखती है तो अर्जुन को कमरे के बाहर खड़ा देखती है। वो अर्जुन से कहती है, क्या हुआ अर्जुन, बाहर क्यों रुक गए, अंदर आओ। अर्जुन संकोच करते हुए अंदर आता है और बिनिता से पूछता है, जी मालकिन क्या काम है बताइए। बिनिता अर्जुन को अपने सामने रखने के लिए अपने कमरे के काम करने को कहती हैं। कभी कोई तस्वीर कहीं से लगाने को कहीं कहती हैं, तो कभी कोई कहीं लगाने को कहती हैं, कभी पर्दे बदलने को कहती हैं। इसी तरह अर्जुन को किसी ना किसी काम के बहाने अपने कमरे में रोके रखती हैं और बहाने से बार बार अर्जुन के नज़दीक जाने की कोशिश करती हैं। अर्जुन सोचता है, कहाँ फंस गया आके, बाहर जाने का मौका ही नहीं दे रही है ये औरत। अर्जुन भगवान को याद करके मन ही मन प्रार्थना करता है कि किसी तरह कमरे से बाहर जाने का मौका मिले। तभी एक नौकरानी कमरे में आती है और कहती है, मालकिन खाना तैयार है, आप खाना खाइए चलकर। नौकरानी के आने से अर्जुन राहत की सांस लेता है और भगवान को मन ही मन धन्यवाद करता है कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। तभी विनीता अर्जुन से कहती है, जाओ तुम भी खाना खा लो जाकर। और अर्जुन जल्दी से वहाँ बाहर चला जाता है और सोचता है, ये तो पीछे ही पड़ गई है मेरे। छोटी मालकिन की जिम्मेदारी ना दी होती बाबूजी ने तो मैं यहाँ एक पल भी ना रुकता, क्योंकि छोटी मालकिन तो बेचारी इस औरत की जाति बर्दाश्त करते करते मर ही जाएगी। इसलिए इस औरत की सच्चाई जब तक बड़े मालिक को पता नहीं चल जाती, तब तक मुझे यहाँ इस औरत को और इसकी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह 4 दिन निकल जाते हैं। अर्जुन मौका मिलते ही सोनाक्षी को भी हौसला देता है और खुश रखता है
और विनीता की हवस भरी नज़रों को भी बर्दाश्त करता है। अब तो विनीता का ये हाल हो गया था कि वो अर्जुन को रात में घर जाने के लिए भी मना करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए यही सारी व्यवस्था कर दी जाएगी, तुम यहीं रहो। लेकिन अर्जुन अपने बाबूजी की बीमारी का बहाना बनाकर रुकने से मना कर देता है। सोनाक्षी भी अब अर्जुन के समझाने और उसके साथ बात करने की वजह से खुश रहने लगी थी। एक दिन विक्रम सिंह को शादी में जाना होता है। विक्रम सिंह विनीता के साथ रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं। विनीता अर्जुन की वजह से जाना नहीं चाहती, लेकिन विक्रम सिंह को मना भी नहीं कर सकती थी। वो जाते समय अर्जुन से कहती है, अर्जुन हम एक दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। मैं एक दिन के लिए हवेली की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ और रात में भी तुम यहीं रुकना, और ध्यान रहे सोना हवेली से बाहर कदम भी ना रखने पाए। समझ गए जो कहा है? ठीक वैसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाना। मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए तुम्हें सोना की भी जिम्मेदारी भी दे रही हूँ। अर्जुन, जी बड़ी मालकिन, मैं अपनी जिम्मेदारी ध्यान से निभाऊंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर विक्रम सिंह और विनीता दोनों शादी में चले जाते हैं। अर्जुन जल्दी से सोनाक्षी के पास जाता है और बहुत उत्साह से तेज़ आवाज़ में बोलता है, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, चलिए बाहर चलिए। अर्जुन को इतनी तेज़ आवाज़ निकालते और इतना खुश होते देख सोना कहती है, चुप, धीरे बोलो, तुम्हें सब मालूम है, फिर भी तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? आज तो तुम अपने साथ साथ मेरी भी सज़ा करवाओगे। अर्जुन खुश होते हुए, जब सज़ा देने वाला ही यहाँ ना हो तो? सोना, क्या मतलब? अर्जुन, हाँ छोटी मालकिन, मालिक और बड़ी मालकिन दोनों एक दिन के लिए हवेली से बाहर गए हैं। अब आप बाहर निकल सकती हैं और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। सोना खुश होते हुए, सच? फिर कुछ सोचकर उदास हो जाती है और कहती है, हम अगर बाहर गए और बाद में नई माँ को पता चला तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। अर्जुन, आप इसकी चिंता मत करिए, आप बस ये बताइए आप कहाँ घूमने चलेंगी? सोना, अच्छा, तुम जहाँ भी ले चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन सोना को हरे भरे मैदान दिखाता है, हवेली से कुछ दूर बाहर ले जाता है, मंदिर ले जाता है, बाजार ले जाता है। वो इस एक दिन में सोना को वो सारी जगह घुमाता है जहाँ उसे खुशी मिलती है। फिर अर्जुन हवेली वापस आते हुए हवेली से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वो उसे वहाँ ले जाता है जो एक जगह ऊंचाई से नीचे गिरती है। वो नदी का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। सोना वो दृश्य देखकर बहुत खुश होती है और कुछ देर वहीं रुकने को कहती है। फिर दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं। सोना अर्जुन से कहती है, अर्जुन जानते हो मैं आज पहली बार इतना घूमी हूँ। सोना, अर्जुन एक बात पूछूं? अर्जुन, हाँ छोटी मालकिन। सोना गंभीर होते हुए अर्जुन से कहती है, ऐसा क्यों होता है जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, जैसे कि उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती है, उनके कोई अरमान ही नहीं होते हैं, उनको इतना अकेला क्यों कर दिया जाता है? सोना अपने दिल का दर्द अर्जुन से कहते कहते भावुक हो जाती है और कब वो अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख देती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन अर्जुन सोना को अपने इतने करीब महसूस कर हिचकिचाने लगता है। आखिर था तो वो नौकर का ही बेटा, वो अपनी मर्यादा अच्छी तरह जानता था। अर्जुन सोना से कहता है, मालकिन रोइए मत। अर्जुन की आवाज़ सुनकर सोना को एहसास होता है कि उसने अपना सर अर्जुन के कंधे पर रखा है। वो झिझकते हुए अर्जुन के कंधे से अपना सर हटाती है। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर सोना कहती है, अर्जुन कल से मेरी ज़िंदगी फिर उसी कमरे में सिमट कर रह जाएगी, तुम मेरी एक बात मानोगे? अर्जुन, जी छोटी मालकिन आप बोलिए, मैं हर बात आपकी मानूंगा। सोना, मैं जो कहने जा रही हूँ वो कोई छोटी बात नहीं है। अर्जुन, आप कहिए तो छोटी मालकिन, मैं आपकी बात हर कीमत पर पूरी करूँगा। सोना, पीछे तो नहीं हटोगे? अर्जुन, मालकिन ये मेरा वादा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सोना, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। अर्जुन, ये क्या कह रही हैं आप मालकिन? सोना, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं रह लूँगी, बस मुझे अब इस हवेली में नहीं जाना है। तुमने ही मुझे एक उम्मीद दिखाई है, तुम ना आते तो शायद मैं कभी ये सोच भी नहीं पाती। मुझे ले चलो यहाँ से। अर्जुन, नहीं छोटी मालकिन, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोना, देखो अभी तुमने वादा किया था और अब पीछे हट रहे हो। अर्जुन, तब मैं ये नहीं जानता था कि आप मुझसे ये सब कहेंगी। सोना, जब मैं कह रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अर्जुन, सब तो गलत है। मैं एक नौकर होकर आपको भगा कर, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता।
सोना, तो मैं भी आज हवेली नहीं जाऊंगी। यूं घुट घुट कर मरने से अच्छा है मैं आज इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूं। और सोना नदी के अंदर जाने लगती है। सोना को नदी में जाते देख अर्जुन सोना को पकड़कर बाहर लाने की कोशिश करता है। वो कहती है, मैं उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी। अर्जुन, नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप पानी से बाहर चलिए। सोना, नहीं आऊँगी। अर्जुन, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं? मैं आपका नौकर हूँ, आप समझती क्यों नहीं? सोना अर्जुन के गले से लग जाती है और उसको दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, अब बोलो, मुझे यहाँ से ले चलोगे? सोना के गले लगने की वजह से अर्जुन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है, वो स्थिर रह जाता है। सोना कहती है, पहले सपने देखने के लिए हौसला दिया और आज सपने को पूरा करने के लिए कह रही हूँ तो मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं तुमको चाहने लगी हूँ और अब या तो तुम्हारा साथ या तो मौत। बताओ क्या दोगे? अर्जुन सोना को खुद से अलग करते हुए कहता है, मालकिन मुझे कुछ। सोना बीच में रोकते हुए कहती है, मालकिन नहीं, सोना बोलो। अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि कैसे नाम से बुलाएं। तभी सोना फिर पानी के अंदर जाने लगती है तो अर्जुन सोना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, सोना चलो। कहाँ चलोगी? सोना अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो अर्जुन से कहती है, जहाँ तुम ले चलो। अर्जुन, अभी हवेली चलते हैं। सोना, हवेली नहीं, और जहाँ कहो चलूँगी। अर्जुन, चाहती हो तो भरोसा रखो। सोना, अब तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जिस पर भरोसा करो। वैसे तुमने नहीं बताया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अर्जुन, कोई बदकिस्मती होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हारी जैसी परी को तो जन्मों तक प्यार करूँगा। सोना, तो वादा करो जन्मों तक साथ दोगे। अर्जुन, वादा करता हूँ जन्मों तक साथ दूंगा। और फिर अर्जुन सोना को हवेली चलने के लिए कहता है। सोना जाना नहीं चाहती तो अर्जुन कहता है, प्यार करती हो तो भरोसा करो। अब तुम मेरी ज़िंदगी हो और अपनी ज़िंदगी को मैं जान देकर भी उस औरत से बचाऊंगा। अर्जुन की बात पर सोना अर्जुन के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है, आप कभी जान देने की बात मत करना। फिर दोनों हवेली आते हैं और सोना आज पूरी हवेली में अर्जुन के साथ झूम झूम कर घूम रही थी। रात होती है। विनीता के कहने की वजह से अर्जुन आज घर नहीं जाता है और हवेली में ही रुक जाता है। सोना को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। बार बार अर्जुन को बाहर आकर देखती है और फिर अपने कमरे में जाती है। कुछ देर कमरे में बैठने के बाद सोना अचानक उठती है और अर्जुन के पास जाती है और उसे उठाती है। अर्जुन उठता है तो देखता है काफ़ी रात हो चुकी है और सोना अभी तक जाग रही है। अर्जुन सोना से कहता है, क्या बात है सोना, अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना कहती है, नींद नहीं आ रही, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल कर सो सकोगे? अर्जुन, नहीं सोना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सोना, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अर्जुन उठकर सोना के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, तुम बड़ी जिद्दी हो। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। सोना अर्जुन की बाहों में सिमट कर बैठती है और उसके सीने पर सर रखकर बातें करती है और बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह विनीता आ जाती है और वो अर्जुन को ढूंढने लगती है। वो हर जगह अर्जुन को ढूंढती है पर अर्जुन नहीं मिलता है। फिर सोना का ही कमरा बचता है जहाँ उसने अर्जुन को नहीं ढूंढा होता है। वो सोना के कमरे की तरफ जाती है और कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। बाहर खटखट की आवाज़ सुनकर अर्जुन और सोना जाग जाते हैं और सोचते हैं सुबह सुबह कौन आ गया। तभी बाहर से विनीता सोना सोना कहकर आवाज़ देती है। सोना अर्जुन से कहती है, अब क्या होगा? अर्जुन, ये सुबह सुबह कहाँ से आ गई? ये औरत मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सोना, अब क्या करेंगे? अर्जुन, करेंगे क्या? दरवाज़ा खोलेंगे और सामना करेंगे और इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। सोना, अगर बाबूजी साथ हुए तो? अर्जुन, तो भी सामना करेंगे। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है। विनीता अर्जुन और सोना को एक साथ अंदर देखती है तो जल कर राख हो जाती है। जिसके लिए वो सुबह सुबह इतनी जल्दी आई थी वो सोना के साथ। विनीता अर्जुन से कहती है, तुम यहाँ, वो भी रात में सोना के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ना ले जाकर दूसरे कमरे में ले जाती है क्योंकि उसके कमरे में विक्रम सिंह आकर आराम करने लगते हैं। विनीता अर्जुन को दूसरे कमरे में ले जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अर्जुन के बिल्कुल पास आकर कहती है, उस सोना के साथ तुम क्या कर रहे थे? मैं जो इतने दिन से तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आता? और
एक दिन में उस सोना के साथ? ऐसा क्या चक्कर चला दिया उसने जो रात उसके साथ बिता डाली? अर्जुन, नहीं बड़ी मालकिन, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो अकेली थी तो शायद डर लग रहा था उन्हें, तो मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गया था जिससे वो सो सके। विनीता, अच्छा, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को सच मान लूंगी? मैं उस सोना को तो कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, उसे तो मैं मार डालूंगी। उसने मेरे प्यार पर नजरें डाली। जो चीज़ मेरी होती है उस पर मैं किसी का हक नहीं होने देती। उसको तो मैं बाद में मारूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को सच ना बताऊं तो तुम्हें आज रात मेरे साथ गुजारनी होगी। अर्जुन सोचता है, कैसे भी अभी इसके चंगुल से बचूं, फिर सोचूंगा क्या करना है इस औरत का। अर्जुन, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर अभी जाने दो मुझे। विनीता अर्जुन के गले में अपने हाथों को डाले हुए होती है और उससे कहती है, मुझे एक चुंबन चाहिए। अर्जुन कहता है, मालकिन अभी नहीं, फिर कभी। वो विनीता को छुड़ाने की कोशिश करता है पर विनीता नहीं छोड़ती। तब तक विक्रम सिंह आ जाते हैं। वो आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि अंदर विनीता और अर्जुन है और विनीता उन्हें धोखा दे रही है। वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। पहले तो वो अर्जुन को रस्सी से बांधकर एक खंभे से बांध देते हैं, फिर विनीता का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं। विनीता अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करती है पर विक्रम सिंह विनीता का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसका गला दबाकर मार देते हैं और वहीं कमरे में गड्ढा खोदकर उसे कमरे में ही दफना देते हैं। इधर विक्रम सिंह सब कर रहे थे, तब तक सोना अर्जुन की रस्सी खोल देती है और दोनों भाग जाते हैं। इधर विक्रम सिंह जब विनीता को मारकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन भाग चुका है। वो सोचते हैं कि रस्सी किसने खोली, कोई तो है जिसने रस्सी खोली है और अभी इतनी सुबह सुबह कोई नौकर भी काम पर नहीं आया। तभी उसका ध्यान सोना की तरफ जाता है। वो सोना के कमरे में जाकर देखते हैं तो सोना वहाँ नहीं होती है। वो समझ जाते हैं कि सोना ने ही अर्जुन की रस्सी खोली है और इतनी हिम्मत वो अकेले के दम पर नहीं कर सकती है जरूर अर्जुन के साथ उसका भी। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और दोनों को मारने के लिए चल देते हैं। एक नौकर के साथ किसी भी तरह का संबंध उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो दोनों को अपनी जीप लेकर ढूंढते हैं। वे दोनों पैदल भागे हुए होते हैं। दिन भर भागते रहते हैं और अपने आप को दोनों छुपाते रहते हैं और रात में एक पेड़ के नीचे थक के बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं अब रात में विक्रम सिंह नहीं आएंगे। वो बैठे बैठे एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि विक्रम सिंह रात में भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ढूंढते ढूंढते विक्रम सिंह ढूंढ ही लेते हैं उन्हें और सोते हुए ही दोनों को गोली मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों की सांसें अभी चल रही होती है। वह दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर अपनी ख़त्म होती ज़िंदगी को देख रहे थे। सोना, अर्जुन वादा करो हम जन्मों तक साथ रहेंगे। इस जन्म में नहीं मिल सके तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, वादा करो। अर्जुन, वादा है सोना, ये मेरा वादा है, हम अगले जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी सांस लेते हैं। इधर हवेली बिल्कुल सूनी हो चुकी थी। विक्रम सिंह अपनी किस्मत पर रो रहे थे कि एक झटके में क्या से क्या करना पड़ा। बदनामी के कारण ये सब कर डाला, लेकिन अब जिए तो किसके लिए। एक दिन निकलता है और दूसरी रात को जब विक्रम सिंह सो रहे थे तो उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आवाज़ उसी कमरे से आ रही है जिस कमरे में विक्रम सिंह ने विनीता को मार कर दफन किया था। वो सोचते हैं कि मैं तो उसे मार डाला था और गड्ढे में दफना दिया था, तो ये विनीता के रोने की आवाज़ कमरे में कैसे आ रही है। वो कमरे की तरफ बढ़ते हैं और कमरा खोलकर अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं कि दरवाज़ा खुद से बंद हो जाता है और रोने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। विक्रम सिंह कुछ घबरा जाते हैं कि अचानक दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। फिर वो इधर उधर देखते हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आता। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी तो विनीता की रोने की आवाज़ आ रही थी और अंदर तो कोई भी नहीं है। वो सोचते हैं शायद मेरा भ्रम होगा। वो वापस जाने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो डर जाते हैं। फिर वो खिड़की की तरफ जाते हैं। जैसे ही खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की की कड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। विक्रम सिंह अब बहुत डर जाते हैं और कोई है दरवाज़ा खोलो, कोई है दरवाज़ा खोलो की रट लगा लेते हैं। पर हवेली तो सूनी हो चुकी थी, वहाँ कोई नहीं था। विक्रम सिंह दरवाज़ा फिर से खोलने लगता है। तभी
अचानक एक रस्सी विक्रम सिंह के पैरों में खुद से बंध जाती है और एक पल में विक्रम सिंह कमरे की छत में लगे पंखे से उल्टा लटक जाते हैं। विक्रम सिंह बहुत डरा हुआ होता है। कौन कौन है? सामने क्यों नहीं आता है? कौन है? फिर उसी तरह विनीता के रोने की आवाज़ आती है। विक्रम सिंह डरते हुए कहता है, विनीता तुम? विनीता बहुत तेज़ी से हंसती है, हा हा हा, और कहती है, हाँ मैं विक्रम सिंह। बूढ़े, तूने क्या सोचा था कि मैं तेरे लिए यहाँ शादी करके आई थी? गलत सोचा तूने। मैं तो यहाँ सिर्फ तेरे पैसों के लिए शादी करके आई थी, और मुझे पैसों के साथ साथ एक जवान मर्द भी मिला था जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता, लेकिन तुझसे देखा ना गया और तूने उसे मुझसे मिलने से पहले ही छीन लिया। तेरी बेटी ने भी वही किया, उसने भी उसे अपने प्यार में फंसाकर मुझसे छीन लिया। तेरी बेटी को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, लेकिन तूने मेरा वो अरमान भी छीन लिया और मेरे अर्जुन को भी मार दिया। तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? मैं मेरे अरमान पूरे जरूर करूँगी। मैं अपने अर्जुन का इंतज़ार करूँगी, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन अब तू बच नहीं सकता। अब तू अपना अंत देख। और फिर वो रस्सी विक्रम सिंह के गले में एक फंदे की तरह फंस जाती है और विक्रम सिंह मर जाता है। बाबा त्रिलोकीनाथ मिताली के मॉम डैड से कहते हैं, ये है पिछले जन्म की मिताली की ज़िंदगी की कहानी, लेकिन ये यहीं ख़त्म नहीं होती। विनीता की आत्मा अभी भी अर्जुन से मिलने के लिए तड़प रही है। वो उसका इंतज़ार कर रही है और वो सोना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। इसीलिए वो मिताली से रूहानी रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि मिताली ही उस जन्म में सोना थी। वो यही समझती है कि जब तक मिताली जिंदा रहेगी तब तक इस जन्म में अर्जुन फिर से उसका नहीं हो सकेगा। इसीलिए पहले वो मिताली को मारने की पूरी कोशिश करेगी। राजीव राय, लेकिन बाबा अर्जुन इस जन्म में कौन है और कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा? बाबा त्रिलोकीनाथ कहते हैं, बेटा, जो सच्चे प्रेमी होते हैं और जो पिछले जन्म में मिल नहीं पाते, भगवान उसे दूसरे जन्म में ज़रूर मिलाते हैं और प्रकृति उन्हें मिलाने में उनका साथ देती है। प्रकृति ऐसी परिस्थितियाँ बना देती है कि वो खुद ही मिल जाते हैं, बस समय का किसी को पता नहीं होता है। राधिका, बाबा अब हम क्या करें? बाबा कहते हैं, विजयनगर जाना होगा। राजीव राय, विजयनगर? आप तो कह रहे हैं कि वहाँ तो विनीता मिताली को मारने के लिए उसका इंतज़ार कर रही है, तो हम जानकर मौत के मुंह में क्यों ले जाएं मिताली को? बाबा कहते हैं, जाना तो पड़ेगा, बिना वहाँ जाए यह समस्या हल ही नहीं होगी, और अगर आप लोग नहीं ले जाएंगे तो विनीता की आत्मा खुद ही मिताली को रात में बुलाएगी, जैसा कि अब तक होता आया है। कब तक मिताली को आप सब रात में रस्सियों से बांध कर सुलाते रहेंगे? और रहा अर्जुन का पता लगाने सवाल, तो जिस दिन अर्जुन सामने आएगा, प्रकृति में कुछ समय के लिए अचानक परिवर्तन होगा, तभी समझ जाना कि दोनों का सामना हो गया। तभी यशोदा देवी बोलती हैं, बाबा ऐसा तो हो चुका है। यशोदा देवी की बात पर राधिका और राजीव राय भी कहते हैं, हाँ बाबा ऐसा हो चुका है। बाबा कहते हैं, कब हुआ ऐसा? राजीव राय, आज ही, जब हम यहाँ के लिए कार का बंदोबस्त करके आ रहे थे तब। बाबा, उस वक्त मिताली के सामने कौन आया था? राजीव राय याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि देवा उस वक्त सामने आया था। बाबा, तो वही है अर्जुन, हम उसे देखकर पहचान लेंगे। सब आश्चर्य करते हैं कि देवा ही अर्जुन है। राजीव राय कहते हैं, बाबा वो हमारे साथ ही आया है, बाहर है। बाबा कहते हैं, तो उसे अंदर लेकर आओ। राजीव राय जल्दी से देवा को बुलाने जाते हैं। इधर मिताली इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और देवा के नाम पर तो और ही अंदर जली जा रही होती है और सोचती है, देवा मेरा पिछले जन्म का प्रेमी कभी नहीं हो ही नहीं सकता। राजीव राय देवा को बुला कर लाते हैं। देवा अंदर आकर बाबा से कहता है, बाबा मेरा यहाँ क्या काम? बाबा देवा को देखकर तुरंत जान जाते हैं कि देवा ही पिछले जन्म में अर्जुन था। वे देवा को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं, तुम ही पिछले जन्म में अर्जुन थे। लेकिन जिस तरह मिताली को विश्वास नहीं होता, उसी तरह देवा को विश्वास नहीं होता कि वे पिछले जन्म में अर्जुन और सोना थे। बाबा कहते हैं, मैंने कहा था ना कि प्रकृति भी दोनों को मिलाने में इनका साथ देगी। राजीव राय कहते हैं, हाँ बाबा आप सही कह रहे हैं, ये भगवान का ही रचा हुआ खेल है। हम आपके यहाँ आने के लिए कार ढूंढ रहे थे और हमें कई कारें मिली, लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, और फिर हमें भगवान ने देवा तक पहुँचाया। देवा ही हमें यहाँ लाने के लिए तैयार हुआ। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि देवा ही अर्जुन है। राजीव राय देवा से कहते हैं, देवा क्या तुम हमारे साथ विजयनगर चलोगे?
देवा साहब, आपने हमें यहाँ तक आने के लिए कहा था, वो मैं आ गया, अब आगे मैं नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं, बेटा एक बार विश्वास तो करके देखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि विजयनगर पहुँचकर तुम महसूस करोगे कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। देवा, नहीं, आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। राजीव राय बहुत मनाते हैं देवा को, वो नहीं मानता। फिर यशोदा देवी देवा के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर विनती करती हैं। देवा एक बुजुर्ग की बात को टाल ना सका और विजयनगर जाने की तैयार हो गया। फिर सभी विजयनगर जाते हैं। विजयनगर से पहले जो नदी पड़ती है, जब सब वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा बोलते हैं, देवा कुछ देर यहाँ रुकते हैं। देवा कार रोकता है, सभी उतरने लगते हैं तो बाबा सबको कार से उतरने के लिए मना करते हैं और फिर मिताली को कहते हैं कि वो नदी में जाकर हाथ मुंह धोकर आए। मिताली ना चाहते हुए भी नदी में जाती है। मिताली नदी के अंदर जैसे ही जाती है, देवा मिताली को देखता है। मिताली नदी के अंदर अभी 3-4 कदम ही गई थी कि देवा जल्दी से कार से उतरता है और मिताली की तरफ दौड़ता है। मिताली नदी में अंदर चली जा रही थी। ज़्यादा अंदर जाते देख देवा दौड़ता हुआ मिताली को आवाज़ देता है, सोना रुको, सोना आगे मत जाओ। मिताली भी गहराई से डरे बिना पानी में चली जा रही थी। देवा दौड़कर मिताली को पकड़ लेता है और कहता है, सोना मैं कह रहा हूँ ना, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। मिताली भी कहती, सच अर्जुन, तुम मुझे हवेली से दूर ले चलोगे? अर्जुन, हाँ सोना। इधर बाबा त्रिलोकीनाथ सहित मिताली के मॉम डैड और दादी सभी नदी के किनारे आ चुके होते हैं। वे सभी उन दोनों की नज़दीकी और बातें सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहले सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, पिछले जन्म के लोगों को मिलते हुए। वे दोनों बाहर आते हैं और बाबा से कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आज हमें सब याद आ गया है। बाबा, आप सच में एक महान आत्मा हैं। फिर सभी बाबा के साथ विजयनगर विक्रम सिंह की हवेली के पास पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों हवेली के नज़दीक पहुंचते हैं तो हवाएं चलने लगती हैं। 25 साल से वीरान पड़ी हवेली में पड़े हुए सूखे पत्ते उड़कर आसमान की तरफ जाने लगते हैं और हवेली से विनीता की हूँ हूँ करने की आवाज़ आने लगती है। वे सभी अंदर जाते हैं। विनीता जिस कमरे में बंद थी वहाँ से आवाज़ आती है, आ गई तू, और साथ में मेरे अर्जुन को भी लाई है? अच्छा किया, मेरे दोनों काम एक साथ हो गए। अब मैं तुझे मारकर अपना बदला लूँगी और अर्जुन को पाकर अपनी इतने वर्षों से तड़पती आत्मा को शांत करूँगी। तभी बाबा त्रिलोकीनाथ बोलते हैं, कौन मरेगा और किसकी आत्मा मुक्त होगी ये अभी पता चलेगा तुझे। विनीता की आत्मा कहती है, तू आया है इनकी पैरवी करने? देखती हूँ तू सोना को मुझसे कैसे बचाता है। वो मिताली को अपनी तरफ खींचती है और मिताली एक झटके में उसी कमरे के अंदर चली जाती है जिस कमरे में वो दफन थी। मिताली जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ डैड, बचाओ देवा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाबा अपने पास से कुछ ताबीज़ निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। विनीता बाबा को मंत्र पढ़ते देखती है तो वो समझ जाती है कि ये उसकी इच्छा पूर्ति में रुकावट डालेगा। वो बाबा को परेशान करती है, उन्हें नीचे गिरा देती है और घसीटते हुए दीवार से टकरा देती है, पर बाबा मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते, वो मंत्र पढ़ते रहते हैं। विनीता बाबा को इतना कष्ट देती है कि बाबा उठ नहीं पाते, लेकिन वो मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ते। विनीता बाबा को छोड़ देवा को अपनी शक्ति से कमरे में ले जाती है। वो समझ जाती है कि अगर बाबा के मंत्र खत्म हो गए तो इन ताबीज़ों में वो शक्ति आ जाएगी कि वह ताबीज़ जो भी बांध लेगा फिर विनीता उसको छू भी नहीं सकेगी। इसीलिए वो देवा और मिताली को कमरे में बंद कर लेती है। इधर बाबा के मंत्र पूरे हो चुके होते हैं और ताबीज़ों में शक्ति आ चुकी होती है। बाबा एक एक करके वो ताबीज़ राजीव राय और उनकी माँ और उनकी पत्नी को देते हैं और अपने हाथों में बांधने को कहते हैं, लेकिन मिताली और देवा जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ताबीज़ की, उन्हें वो कमरे में बंद करके रखी थी। बाबा उस कमरे के बाहर जाते हैं, वो मंत्र पढ़ते हुए दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही वो देवा और मिताली को पंखे से लटका देती है। बाबा जल्दी से देवा और मिताली के लटकते हुए पैरों में ताबीज़ बांध देते हैं और वहीं नीचे जहाँ वो दफन थी वहाँ अपनी झोली से कुछ राख निकाल कर मंत्र पढ़ते हुए चारों तरफ डालते हैं। विनीता तेज तेज से कहती है, नहीं नहीं, मुझे अर्जुन से मिलने दो, मुझे अर्जुन से अलग मत करो बाबा। सारी राख मंत्र पढ़ते हुए उसकी समाधि पर डाल देते हैं और उसकी आत्मा उस समाधि से निकलकर मुक्त हो जाती है और आसमान में चली जाती है।
देवा और मिताली को राजीव राय नीचे उतारते हैं और हवेली से बाहर आते हैं। मिताली देवा के गले से लगकर रोने लगती है और कहती है, अर्जुन, हमने वादा किया था ना कि हम जन्मों तक साथ रहेंगे। हमारा प्यार सच्चा है, इसीलिए भगवान ने हमें फिर से मिलाया है। देवा कहता है, हाँ सोना, लेकिन अभी 5 जन्म बाकी हैं। और सभी तेजी से हंसते हैं। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।